हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबीजेड में। इससे पहले की वीडियो में हमारे जैसे कि हमने चर्चा की है जीवों में जनन वाले चैप्टर में जीवन काल है ना, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन, द्विभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों को चर्चा करने के बाद आज से हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही खास है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम उसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप नोट कर लीजिए इसको। आशा करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो शुरुआत करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि पुष्पी पादप कौन से होते हैं। तो पुष्पी पादप वो होते हैं जिन पादपों में पुष्प या फूल होता है, और ऐसे पादपों को जिनमें पुष्प या फूल होता है उनको हम आवर्तबीजी पौधे, इंग्लिश में एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अनावर्तबीजी पौधे, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना, लाइकेंस, शैवाल, इन सब में किसी में भी कोई सी तरीके का आपको पुष्प या फूल दिखाई नहीं दिया होगा या फल भी नहीं दिखाई दिया होगा। तो ये पौधे जो हैं हमारे, जो आवर्तबीजी पौधे हैं, इनमें ये पुष्प होते हैं। ये पुष्प, इनका एक उद्विकास है, इस तरीके का विकास है, और इसी पुष्प के माध्यम से ये लैंगिक जनन करते हैं। तो आप समझ लेते हैं कि पुष्प या फूल क्या होता है या फ्लावर। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आप कहेंगे कि पुष्प जो होता है वो पौधे का एक जननांग है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसकी सहायता से लैंगिक जनन होता है। और पुष्प के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक जनन वाला भाग और एक जनन में सहायता करने वाला भाग। तो जनन वाला भाग जो होगा उसके भी दो भाग हो जाएंगे, और जो जनन में सहायता करता है उसके भी दो भाग हो जाएंगे। ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो जो जनन वाला भाग होगा फूल का, उसके दो भाग होंगे, एक होगा पुमंग और दूसरा होगा जायांग। पुमंग, पू से पुरुष याद कर लेना, नर जनन तंत्र वाला भाग है ना, नर जनन वाला, इसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रो वर्ड जहाँ भी आ जाता है उसका मतलब ये होता है, मतलब मेल से रिलेटेड होता है, नर से रिलेटेड। जैसे कि आप समझ सकते हैं एंड्रोजन हार्मोन, जो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, एंड्रोजन हार्मोन को नर हार्मोन कहते हैं। तो एंड्रोसियम पूरा नर जननांग होगा, ठीक, और उसकी इकाई को हम स्टेमन या पुंकेसर कहेंगे। और पुंकेसर के भी तीन भाग हो जाएंगे। उसका पहला भाग होगा एंथर या प्राकोष, फिर संयोजक, और फिर ये तंतु या फिलामेंट होगा। ठीक है, ये इसके तीन भाग होंगे जो पुंकेसर के होंगे। इसी तरीके से हमारा जायांग होगा, गाइनोशियम। गाइनो वर्ड भी फीमेल के लिए आता है, जैसे गाइनोलॉजिस्ट होते हैं ना। तो जायांग हिंदी में कहेंगे, और इसकी इकाई को हम कार्पल कहते हैं या पिस्टल कहते हैं, और इसके भी तीन भाग होते हैं। ठीक, इसके कौन से तीन भाग होते हैं? सबसे ऊपर ये जो संरचना आपको दिखेगी, ये इसको हम स्टिग्मा या वर्तिका कहते हैं। फिर नली जैसी संरचना दिखेगी, इसको हम स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। और फिर ये अंडे जैसी संरचना आपको फुली हुई दिखेगी, इसको अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होंगे, उसी बीजांड से बीज बनेगा और इस अंडाशय से फल बनता है। और ये जो बीजांड होते हैं इसको हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। और ये इस तरीके से परागकोश की जो छोटी छोटी ये चार वो होंगी, उसको सूक्ष्म बीजाणुधानी कहेंगे। तो यहाँ तक हमने दो चीज़ों को चर्चा किया। ठीक है, अब एक चीज़, इसका दूसरा भाग पढ़ लेते हैं, सहायक, जो जनन अंग में सहायता करेगा। तो जो जनन अंग में सहायता करेगा उसके दो भाग होंगे। उसके कौन से दो भाग होंगे? एक होगा बाहरी दल और एक होगा दल। बाहरी दल को हम कैलेक्स कहते हैं, और कैलेक्स की जो इकाई होगी उसको हम सेपल कहते हैं। कैलेक्स की इकाई को सेपल कहते हैं। ये पुष्प दिख रहा होगा आपको, इस पुष्प में भी आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट बाहरी दल है यानी कैलेक्स है, और इसकी इकाइयाँ जो होंगी उसको हम सेपल कहेंगे। और जो कोरोला होगा, कोरोला को दल हिंदी में कहते हैं, और इसकी इकाइयों को पेटल्स कहते हैं, और हिंदी में उनको पंखुड़ियाँ भी कह देते हैं। ठीक, इनका क्या काम होगा? जो बाहरी दल होगा वो फ्लावर को सुरक्षा देगा, सपोर्ट देगा। ठीक है, और जो हमारा ये वाला दल वाला होगा कोरोला, ये रंगीन होता है। ये इसलिए रंगीन होगा ताकि ये कीटों को, मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके, इसलिए ये इसमें हेल्प करेगा।
तो परागण में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो पार्ट होगा इससे मकरंद बनता है। मकरंद ग्रंथियाँ होती हैं कोरोला पेटल्स के नीचे, उसके बेस पर या किसी और फूल के भाग के बेस पर मकरंद ग्रंथियाँ होती हैं, नेक्टर ग्लैंड होती हैं जो नेक्टर या मकरंद निकालती हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकरंद क्या होता है? मकरंद एक मतलब सुगरी विलयन, सुगरी सोल्यूशन है, शुगर वाला विलयन है, जिसमें बहुत सारे शुगर होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह, ठीक है। प्रोटीन्स भी होती हैं, विटामिन्स भी होती हैं, और मिनरल्स भी होते हैं, ऑयल्स भी होता है, बहुत सारी पोषक तत्वों का मिश्रण होता है नेक्टर। तो इस नेक्टर ये फूल इसीलिए बनाते हैं ताकि ये मधुमक्खियों को इनाम के तौर पर दे सकें, रिवार्ड करते हैं। जैसे मधुमक्खियों ने इनके अंदर जो है या दूसरे कीटों ने इनके अंदर क्या किया, परागण की प्रक्रिया कराया, और परागण कराने के ही लिए ये उनको इनाम देते हैं। परागण की प्रक्रिया क्या होती है पहले समझ लीजिए। ये जो एंथर है, इसी एंथर में परागकण बनेंगे, ठीक है, परागकण या सूक्ष्म बीजाणु। तो ये परागकण के यहाँ से इस वर्तिकार्ध पर जाने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जब क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है तो ये कीट ही मदद करते हैं, जंतु भी करते हैं, और कई सारी चीज़ें होते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब जंतु या कीट जैसे मधुमक्खी वगैरह इनमें परागण की प्रक्रिया कराने में मदद करते हैं पौधों में, तो पौधे उनको इनाम के तौर पर मकरंद देते हैं, है ना। मकरंद मतलब नेक्टर देते हैं, और फिर वही मधुमक्खी मकरंद, जब वो मधुमक्खी खाती है मकरंद, उनके पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, वहाँ फिर वो एंजाइम से मिल जाता है। जैसे ही मकरंद या नेक्टर एंजाइम से मिलता है मधुमक्खियों के, वो कन्वर्ट हो जाता है हनी में, उसी से फिर वो हनी या शहद बनता है, ठीक। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो हमारा एंथर या परागकोश है, ये 2 पाली वाला भी हो सकता है और 1 पाली वाला भी हो सकता है। ये आप लिखा नहीं है, आप ये सुन लीजिए कायदे से, ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है। ये जो 1 पाली वाला होगा एंथर या परागकोश, 1 पाली वाला, ठीक, यानी मोनोथीकस, उसमें 2 लघु बीजाणुधानी होंगी। यहाँ 4 दिख रही होंगी आपको, 1 2 3 4 ऐसी बीजाणुधानियाँ 2 होंगी, किसमें? 1 पाली वाले में, यानी मोनोथीकस में। मोनो का मतलब ये हो गया 1, ठीक है। और ऐसा किस में मिलेगा? 1 पाली वाली जो एंथर होगी वो किस में मिलेगी आपको, या परागकोश? मालवेसी फैमिली में मिलेगी, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा मालवेसी फैमिली, माँ से मालवेसी, माँ से मोनोथीकस, और इसके उदाहरण है गुड़हल और भिंडी वगैरह, ये आपको वहाँ एंथर मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादातर बाकी में कैसा होगा? 2 पाली वाला जो ये बना हुआ है, 2 पाली वाले में 4 होंगी सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ, 4, इन्हीं सूक्ष्म बीजाणुधानियों में सूक्ष्म बीजाणु बनेंगे, ठीक, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो हमारा कैलिक्स है, बाहरी दल है, ये ग्रीन कलर का होगा हमेशा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये ग्रीन कलर का ही होता है ज़्यादातर। आपने पेड़ पौधों में देखा होगा, जो फूल के नीचे छोटी सी पत्ती जैसा दिखता है, उसी को हम कैलिक्स या बाहरी दल कहते हैं। तो ये ज़्यादातर ग्रीन कलर का होता है। तो क्यों ग्रीन कलर का होता है, ये बात समझ लेते हैं। जब फूल का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब फूल जब बन रहा होता है, तो पत्तियों के रूपांतरण से, जैसे ये वाला इसका जो हिस्सा होता है फूल का, बाहरी दल वाला कैलिक्स, ये पत्ती के रूपांतरण से ऐसा समझा जाता है बनता है, तो इस वजह से ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये हमेशा ग्रीन हो जरूरी नहीं है। इसी तरीके से ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ये पेटल्स, ये हमेशा रंगीन हो, कलर्ड हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और फिर से समझ लीजिए आप कि ये जैसे ये बीजांड है, इसको गृह बीजाणुधानी भी कहते हैं, और इसी बीजांड से बीज बनता है, और ये जो अंडाशय इतना बना हुआ है, इस अंडाशय से फल बनता है, ठीक। तो ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। अगर अंडाशय से फल बने, इस अंडाशय से, ओवेरी से अगर फल बनता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, ज़्यादातर सत्य फल ही होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से फल ना बन करके इससे थैलमस से बन जाता है पुष्पासन। ये जो पुष्पासन लिखा हुआ है, थैलमस, पुष्प आसन यानी पुष्प जिसके ऊपर आसित है, ठीक, आसन कहते हैं। तो पुष्प आसन से कभी बन जाता है, किसी और भाग से बन जाता है, तो उस फल को हम असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसके उदाहरण काजू, स्ट्रॉबेरी और आपका सेब वगैरह होते हैं, ठीक। ये फूल का डंठल होता है। इस तरीके से फूल की पूरी संरचना होती है। तो इस तरीके से ये हमने इतनी चीज़ें चर्चा की। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जो बाहरी दल है कैलिक्स और जो कोरोला यानी दल है, वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना को पेरियंथ कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है। उस संरचना को क्या कहते हैं? पेरियंथ। जब कैलिक्स की इकाई सेपल्स और
कोरोला की कई पेटल्स आपस में फ्यूज होकर एक संरचना बना लेते हैं, तो उसको हम पेरियंथ कहते हैं, और उस पेरियंथ की इकाई को टेपल्स कहते हैं। ऐसा हमें लिलिएसी फैमिली के कुल के पौधों में मिलता है। आपको फर्स्ट ईयर में ये मिलेगा, जैसे लिली में, प्याज में वाइट कलर का होगा, आप देखेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेरियंथ, और ये पेरियंथ जो होगा वो दो तरीके का हो सकता है, सेपेलॉइड और पेटेलॉइड। अगर पेरियंथ रंगहीन है, कलरलेस है, तो वो सेपेलॉइड होगा, और अगर पेरियंथ कलर वाला है, रंगीन वाला है, तो पेटेलॉइड्स होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। इसके साथ साथ और एक चीज़ याद कर लीजिए, दुनिया का सबसे जो छोटा पौधा होता है वो एंजियोस्पर्मिक, ठीक, आवर्तबीजी पौधा सबसे छोटा वोल्फिया होता है, काई जैसा आपको दिखेगा, और इसका ही सबसे छोटा पुष्प भी होता है वोल्फिया का। और इसी तरीके से सबसे बड़ा जो पौधा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा जो पौधा होगा वो आपका रेडवुड या सिकोया होगा, जो एक अनावृतबीजी पौधा है, अनावृतबीजी पौधा, ठीक है। सिकोया या रेडवुड होगा, उसकी लंबाई लगभग 115-116 मीटर की होती है। और आवृतबीजी पौधों में सबसे बड़ा पौधा कौन सा होगा आपका, यूकेलिप्टिस, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस, जो 114 मीटर का होगा लगभग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा होता है, रेफिया रेगिलिस, ठीक है, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा होता है। और रेफिया रेगिलिस सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा होता है। सबसे बड़े पुष्प वाला यानी सबसे बड़ा फूल वाला पौधा रेफ्लिशिया होता है। तो ये इस तरीके से जी के टाइप के भी आपके क्वेश्चन हैं, जो ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी थी। तो आज हमने जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक शुरुआती जो टॉपिक थे, शुरुआत जो था उसको हमने चर्चा किया। इसमें क्या होगा कि ये परागकण यहाँ से बनेंगे, ये परागकण यहाँ जाएंगे, इसको परागण कहेंगे। फिर यहाँ निषेचन होगा, तो इस निषेचन के बाद यूमनज बनेगा, यूमनज से फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर नया पौधा बनेगा। इन सारी बातों को इसी चैप्टर के माध्यम से समझेंगे, और इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होंगी, जो आपके लिए आगे चल के बोर्ड या कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो इस तरीके से आज हमने इस शुरुआती जो इस चैप्टर का शुरुआती पोर्शन था उसमें ये चीज़ें समझी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।